Is live. Okay, good. Uh, Hi friends, I'm trying to do something new today. I'm also showing you the PPT while I speak because this topic is legal and technical in nature, and I'm going to also use Hindi in between because I got request from few of the attendees that you should speak in English and Hindi both. So the session will be repeated in English as well as Hindi. Uh, you can see my screen, uh, which is there for you today. So here what I'm going to do is I'm also going to show you the requirements of 65B. What is 65B? First we have to understand that uh, in the proceedings, whenever there is a legal matter which is to be decided, evidence plays a very important role. And if your evidence is not admissible, then the problem comes because evidence can either make or break your case. And in when we talk about electronic evidence and electronic record, it is very important because a lot of technicalities are involved, and there's a lot of confusion in the domain. People just give 65B because it is required for the business without even understanding whether it is required or not. 65B ये सर्टिफिकेट आमतौर पे लीगल एविडेंस जब कोर्ट में सबमिट होता है तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सबमिट करते हो तो आपको 65B सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है. हर एक केस रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं कि हर एक केस रिक्वायर हो, मतलब हर एक केस में उसकी रिक्वायरमेंट हो. कुछ कुछ केसेस में वो एग्जेम्प्टेड है, कुछ कुछ केसेस में वो रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 65B कब लगता है. जब आप एज अ कंप्लेनेंट या अगर आप रिस्पोंडेंट हो कोई भी लीगल मैटर में, और आप यदि अपना ओरिजिनल एविडेंस, यानी कि समझो अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है या आपका हार्ड डिस्क है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अगर आप वो सबमिट नहीं कर पाओगे ओरिजिनल, तो आपको उसकी एक कॉपी बनानी पड़ती है और वो कॉपी को आपको सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में. और वो कॉपी तरीके से आप क्रिएट करते हो और उसको आप कोर्ट में सबमिट करते हो, उसके लिए ये 65B सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है. तो 65B सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर नॉट एबल टू submit original evidence in the court, and you have to submit a copy of the original evidence because the original evidence is not in a position to be submitted. एग्जाम्पल, आपका फ़ोन है, आपने फ़ोन में कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग लिया हुआ है जो एविडेंस है और आपको उसको कोर्ट में सबमिट करना है. तो आइडली तो आपका फ़ोन अगर आप सबमिट करोगे तो दैट इज़ द बेस्ट एविडेंस बिकॉज वो ओरिजिनल है. बट उसके फ़ोन में आपका पर्सनल डेटा और आपका दूसरा डेटा भी जो है इम्पोर्टेंट, वो आपको कोर्ट में सबमिट नहीं करना है. आपको सिर्फ वो रेलेवेंट वीडियो ही सबमिट करना है. तब आप जब वो वीडियो को फ़ोन से एक्सट्रैक्ट करके एक सीडी में कन्वर्ट करोगे या पेन ड्राइव में कन्वर्ट करोगे तो आपको 65B सर्टिफिकेट चाहिए. सो वेन एवर देर इज़ अ issue of submitting the original evidence in the court, you require to create a secondary copy of it, and when you create the secondary copy you require it to be accompanied by 65B certificate. So 65B certificate आपको तभी चाहिए जब आप ओरिजिनल एविडेंस सबमिट नहीं कर पा रहे हो और उसके जगह पे आप सेकेंडरी एविडेंस सबमिट करने वाले हो जो ओरिजिनल एविडेंस से रिट्राइव कर रहे हैं. और ये ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. जैसे कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ले तो रोज़ के मिलियंस और ट्रांजेक्शन्स होते हैं. अगर कोर्ट से ऑर्डर आए कि आपको आपका सर्वर कोर्ट में लाना है तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बॉम्बे एक्सचेंज बंद हो जाएगा. तो वो क्या करेंगे, उसका रेलेवेंट डेटा, जिस दिन का ट्रांजेक्शन का डेटा चाहिए उतना ही उसको रिट्राइव करके निकाल के वो सबमिट करेंगे. So only selected evidence is required from the entire available evidence, and that's why they will share that information to the court, and then court will accept it if it is accompanied by 65B certificate. So we will see what does 65B certificate talk about. So 65B is a section in Indian Evidence Act. I'm also going to show you a sample of 65B certificate for a CCTV footage. CCTV footage अगर जब आप निकालते हो और किसी केस में आपको अगर सबमिट करना है तो उसका 65B सर्टिफिकेट कैसे रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा.
थोड़ा स्लाइड और स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, सो सबसे पहले तो 65B सर्टिफिकेट क्या है? इट इज़ फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके केस में यूज़ होने वाला है या किसी भी केस में यूज़ होगा, if you are required to submit an electronic record as a evidence, then in order to for it to get admissible you have to comply with this certificate. अगर आप लॉ पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज एकदम नेगेशन में है, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा जाता है। जैसे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, मतलब दूसरे प्रोविजंस को नज़रअंदाज करते हुए उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, जो आप प्रिंट में या पेपर में या स्टोर करोगे, उसको जब आप सबमिट करोगे कंप्यूटर से उसका आउटपुट निकाल के, तो आपको उसके लिए 65B सर्टिफिकेट चाहिए। Basically 65B certificate is only required, as I said, when you are supposed to submit a secondary evidence and you are not in a position to submit a original evidence. इसके कुछ कंडीशंस है। इसके कंडीशन क्या है? तो कंप्यूटर आउटपुट जो है उसमें उसका नाम, कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस कंप्यूटर या जिस मोबाइल से आपने उस एविडेंस को निकाला है उसका नाम, उसका मॉडल, उसका डिटेल्स आपको चाहिए। कभी आपने निकाला था, जिस वक्त आपने उसको निकाला था, रिट्राइव किया था, वो डेट एंड टाइम चाहिए। वो फ़ोन या वो कंप्यूटर आप रेगुलरली यूज़ करने चाहिए। अगर आप के पास उसका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि यू आर जस्ट अ वन टाइम यूज़र बट नॉट अ फुल टाइम यूज़र, तो इन दैट केस यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट आपके पास वो वन टाइम यूज़ कैसे आया। जैसे साइबर कैफ़े है तो उसमें तो सिस्टम साइबर कैफ़े वाले का है, अपना तो नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से आपको मिला या उस कंप्यूटर से कुछ आपने इंफॉर्मेशन भेजी या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, तो आपको उस डिटेल्स की उस मशीन की भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो just repeating it in English, the same section. This section wants you to inform and indicate and convey the computer that is used to produce this data, which is the secondary data, which will be submitted in the court of law. How it was produced, using which computer, during which period, whether it was regularly used to store the information which is produced or it was only done temporary purposes. So that also gets covered in this. Then you have subsection B which talks about during the said period, मतलब जब जिस वक्त ये सिस्टम चल रहा है उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता है। So whenever this computer is being operational, when the electronic record is being retrieved, the computer should have this information automatically fed in. जैसे अभी आप और मैं ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो ये फेसबुक का एक फीचर है लाइव ऑप्शन, उसमें हम ये कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, जहाँ से मैं बता के आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उसको अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है, इसको हम इंटरफियर नहीं कर सकते। आइदर मे एज अ होस्ट आई कैन क्लोज इट, आई कैन शट इट डाउन, और फेसबुक में कनेक्टिविटी इशू होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसके अलावा देयर इज़ नो बडी हु कैन टेम्पर दिस। ये रेगुलर कन्वर्सेशन में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसी तरह से जब आप एक डेटा कंप्यूटर से निकाल रहे हो, इट शुड बी in the normal working condition and the information should be stored in the machine in the normal course of action. ऐसा नहीं कि अगर आपको 65 भी देना है तो उसके लिए एक नया सेटअप कंप्यूटर सेटअप करो, उसमें सब डेटा होस्ट करो, फिर उसमें से आप एविडेंस निकाल के फिर उसकी कॉपी आप सबमिट करो, तो वो उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट अलाउड। फिर जब आपका ये कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है उसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मतलब टेक्निकल डिफ़िकल्टी नहीं है जिससे कि वो सिस्टम ऑपरेशन होने में प्रॉब्लम हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कोर्ट में कि हम 2020 में है और कभी कभी कोर्ट में मैटर 2016, 14, 15 ये साल का मैटर चल रहा है, तो उस वक्त वो सिस्टम चल रहा था जब ये एविडेंस रिट्राइव हुआ, लेकिन आज 6 साल के बाद वो सिस्टम ऑब्सोलीट है, उसका टेक्नोलॉजी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए ये सेक्शन जो क्लॉज है ये बता रहा है कि आज जिस वक्त ये आप एविडेंस रिट्राइव कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उस वक्त वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट दैट द कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड टू रिट्राइव दी और रिप्रोड्यूस दी एविडेंस, इट इज़ ऑपरेटिंग एंड इन ऑपरेशनल कंडीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। ऐसा नहीं हो कि वो सिस्टम उस वक्त चल नहीं रहा है और आपने एविडेंस निकाला, तो फिर एविडेंस किस सिस्टम से निकाला, तो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग।
फिर एक नेक्स्ट क्लॉज है, इंफॉर्मेशन कंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस और इज डिराइव्ड फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फेड इन द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। यानी कि ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में डेटा जा रहा है और उसको आप रिट्राइव कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स, जब सो दिस इज व्हेन आई कॉल यू and you receive the call, the operator which is used by me and the operator which is used by you both will have records of this call which gets established. So this is a automatically generated record which is fed or which is stored in the server of the telecom operator. Nobody can tamper it except the telecom operators. So whenever they will, if there is a case where our conversation is supposed to be referred, then the call details which are supposed to be submitted in the court of law, they are accompanied by 65B certificate, and the admin of the telecom operator will give a certificate that this record belongs to number A, number B during this time, and we have retrieved it from our archives or servers, and we are producing in the court because we cannot bring the original server as it is difficult for the server to be brought to the court. So ऐसा एक सर्टिफिकेट अकम्पनी होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट और वो जो एविडेंस सबमिट हो रहा है वो एडमिसिबल होगा। उसके बाद सेक्शन है कि whenever this particular electronic evidence is supposed to be admissible, you have to comply with 65B 4 certificate. That is, you will have to accompany one document which will tell how this evidence has been produced and how it is stored in the device and how it is being submitted. तो उसके ये conditions है, identify electronic record, फिर you need to know from which device the evidence is required. ऐसा ना हो कि आपको ओरिजिनल एविडेंस था किसी के फ़ोन में, उसने आपको व्हाट्सएप से फॉरवर्ड किया, फिर आपने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया, वो ओरिजिनल एविडेंस नहीं हुआ। तो जो एविडेंस ओरिजिनल है वो बेस्ट एविडेंस है। डीलिंग विथ एनी मैटर टू विच कंटेन मेंशन इन सबसेक्शन रिलेट टू परपोर्टिंग द साइन बाय अ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन। ये सेक्शन ये बता रहा है कि यदि जब आप अपना 65B सर्टिफिकेट बनाओगे तो the person who is the owner of the device, computer, mobile or any server, he or she or the head of that team or department has to give this certificate. ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट लेके आओ जिसका इसमें कोई रिलेशन ही नहीं हो, तो देन इट इज़ अ क्वेश्चन। अभी कई बार क्या होता है, बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट्स जो है वो इमेजिंग का भी आपको 65B देते हैं, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो अलाउड ही नहीं, क्योंकि 65B इज़ नॉट फॉर इमेजिंग, इट इज़ फॉर द एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। इट इज़ नॉट फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ इमेज ऑफ दिस हार्ड डिस्क इन यूजिंग माई फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, तो वो गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज लेबोरेटरीज को ही रिकग्नाइज करता है। उनके पास भी कई बार ये लोग 65B सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। 65B कभी चाहिए जब आप खुद वो डेटा प्रोड्यूस करते हो, स्टोर करते हो या रिट्राइव करते हो, ना कि जब आप उसको प्रोसेस या एनालाइज करते हो, तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे आगे के कंडीशंस क्या है। So for the purpose of this section, information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied in a appropriate form, whether it's supplied directly or without human intervention. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So what does this mean? There should be no human intervention when the electronic record is being fed in the system and the system is processing it and storing it. So otherwise the tampering and alteration will come into picture. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज वेदर इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड विद अ व्यू इट इज बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ दोस एक्टिविटी बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटेड अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि वो सिस्टम उसी पर्पस के लिए, उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि उसको स्पेसिफिकली इस काम के लिए बनाया गया हो। कई बार क्या होता है, सिस्टम जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप सब काम उसी से करते हो, लेकिन जब लीगल बात आती है, एविडेंस की बात आती है, तो आप एक नया सिस्टम लेके उसमें से सब फिर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन चालू करते हो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उस एक्टिविटी के लिए आपने स्पेसिफिकली बनाया, वो ऑलरेडी आपके पास था और आप उसको यूज़ कर रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये आपका एग्जिस्टिंग सेटअप होना चाहिए, ना कि नया सेटअप होना चाहिए। A computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or with or without intervention of human by means of any appropriate equipment. So you have to also not only inform but also document
how did you reproduce this evidence, using what software, what tool, and what technique, because that is how the entire chain of custody and the chronology is maintained. If you don't do that, then there is a doubt in which this evidence was reproduced, and the admissibility can be of a question. तो ये आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमने कल देखा था, उसमें मैंने सारे क्रिमिनल प्रोविजंस और एजुकेटिंग प्रोविजंस आपको बताए थे। उसमें एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। इसमें इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई भी डेटा जनरेट होता है, स्टोर होता है, रिसीव होता है, सेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सो एनी डेटा दैट इज जनरेटेड, stored, received or sent in an electronic form is a electronic record. Now all electronic record does not require 65B. जैसे एग्जांपल, मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ एक कंप्लेंट टाइप करने के लिए, तो इसमें मेरा कंप्यूटर का यूज़ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन टाइपिंग के लिए और प्रिंट आउट के लिए। तो इसके लिए मुझे 65B नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर में एक ईमेल आया है और वो ईमेल का प्रिंट आउट मुझे कोर्ट में सबमिट करना है, तो उसके लिए भी मुझे 65B नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईमेल मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई ईमेल भेज रहा हूँ, दैट इज़ आई हैव जनरेटेड इट, मैंने उसको क्रिएट किया, स्टोर हुआ, सामने वाले को रिसीव हुआ, तो मुझे उसका 65B देना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दैट ईमेल। तो मैंने ईमेल कैसे किया, ब्राउज़र से किया, आउटलुक से किया, ऑफिस से भेजा, तो जिस सिस्टम से मैंने उसको यूज़ किया, विच एवर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आई यूज टू सेंड एट ईमेल, देन आई हैव टू डॉक्यूमेंट इट। कई बार क्या होता है, लोग मोबाइल से मेल भेजते हैं लेकिन कंप्यूटर में रिसीव होता है, और वाइसा वर्सा, तो आपको वो भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑल्सो डॉक्यूमेंट हाउ एंड इन वॉट वे द ईमेल वॉज सेंट एंड रिसीव्ड बाय द पर्सन। देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लॉ आईटी एक्ट में डिफाइन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन that is generated, sent, received or stored in a media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश और सिमिलर डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर से उसका ऑटोमेटेड प्रोसेस होके उसका पूरा प्रोसीजर होता है, राइट फ्रॉम इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोरेज। अगर ये आपका हो रहा है तो डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसको बोल सकते हैं। तो समरी अगर इसकी हम समराइज करने जाए, तो इन्फॉर्मेशन अगर आपका स्टोर है, सेंट है, रिसीव्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अगर वो स्टोर्ड नहीं है, सेंड नहीं है, रिसीव्ड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, जो प्रिंट आउट आपने लिया, आपने उसको सिग्नेचर हाथ से साइन किया, फिर उसको स्कैन करके भेजा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं होगा, ये उसकी कॉपी डिजिटल फॉर्म में है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, आपने फिजिकली हाथ से साइन किया, उसको सिर्फ आपने कंप्यूटर से स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में भेजा हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक स्कैन्ड कॉपी है, बट नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो ईमेल रिसीव हुआ, यस, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके सिग्नेचर से वेरीफाई होगी। लेकिन सेम केस अगर मैं एक ईमेल भेजता हूँ एंड आई यूज़ डिजिटल सिग्नेचर, अगर मैंने मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज़ करके वो मेल भेजा है, और ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नॉट दैट आपने हाथ से साइन करके स्कैन किया, इट इज़ अ टोकन, हार्डवेयर टोकन आता है जो आप ऑफिशियली CCA के पास से ख़रीदते हो, 2 साल 1 साल उसकी वैलिडिटी होती है। वो PDF में यूज़ करके आप उसका सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट पे अफिक्स करके साइन करके फिर जब आप भेजते हो, तो उस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गिना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट गिना जाता है, क्योंकि उसमें डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये IT एक्ट में इसके प्रोविजंस है। तो वो हिसाब से नेचर विल द डॉक्यूमेंटेशन विल ऑल्सो डिसाइड वेदर इट इज क्वालिफाइंग फॉर 65B और नॉट। 65B कब रिक्वायर्ड है, when certification under 65B is required, we will see that now. So if the document is stored, received or sent in an electronic form, then 65B is required. It must be accessible so as to be usable for subsequent reference. इसका मतलब क्या है, जब मैं ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है या जनरेट हुआ है, तो दोबारा उसको रिट्राइव करना, यूज़ करने के लिए मुझे जब मैं सिस्टम में उसको यूज़ करूँगा, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। द सर्टिफिकेट हैज़ टू बी गिवन बाय अ पर्सन। ये एक सर्टिफिकेट आदमी देता है, ना कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, ये उसको नहीं देगा, जो उसका ओनर है। अगर ये डिवाइस का ओनरशिप मेरा है, जैसे ये लैपटॉप मेरा है, मोबाइल मेरा है, तो मैं उसका 65B दूंगा, क्योंकि मैंने मेरे डिवाइस से वो डेटा रिट्राइव हुआ करके दिया हुआ है। अगर वो डिवाइस किसी और का है, थर्ड पर्सन का है, तो मैं उसका 65B नहीं दे सकता।
सर्टिफिकेट कब नहीं चाहिए? इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. हु कैनॉट गिव 65B, ये बहुत ही ध्यान में रखना आप कि 65B कौन नहीं दे सकता. तो साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर नहीं दे सकता, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट नहीं दे सकता, साइबर इन्वेस्टिगेटर नहीं दे सकता. बेसिकली अ पर्सन हु डज नॉट ओन द स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस यानी कि द डिवाइस इन विच वी स्टोर डेटा, पेन ड्राइव, CD, मोबाइल, लैपटॉप, these are all devices which has storage. So if you are not owning the storage device, you cannot give 65B for that. Who can give 65B certificate? So IT manager of the company, because he is in charge of that procedure. IT system admin can give, nodal officer can give, compliance legal grievance officer can give that. Individual complainants, specifically when you are going to be a complainant for your Facebook or WhatsApp related complaints or computer or email related, then in that case you yourself have to give 65B, not your manager or your IT manager, because you are the one who has received the data, you are the one who is going to take the printout and then you are going to submit it, because the email ID belongs to you. So individual complainants can give 65B. अगर आप किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, व्हाट्सएप का चैट्स है, तो उसके लिए भी 65B लगता है. उसके लिए पूरा डिटेल प्रोसीजर है, पूरा फॉलो करना पड़ता है आपको, तब जाके वो 65B एक्सेप्ट होगा कोर्ट में, वरना वो चैलेंज हो सकता है. एनी पर्सन हु इज मैनेजिंग आर्काइव, स्टोर और रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि अगर कई बार क्या होता है कि सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, देयर इज अ लिमिटेशन विद एवरी सर्वर, इट ओनली स्टोर सम डेटा फॉर ऑफ GB फॉर सम ड्यूरेशन. If that is completed, then they take a backup in a tape drive and a new data is stored again. So the person who is going to manage this archiving and storing of the electronic record and retrieving it, he can also give 65B certificate, because he is processing that data and he will tell you how, document how he has taken the data from the system. अभी मैं आपको एक लाइव 65B का ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे. तो आपके लेटर हेड पे ये देना है. इसके लिए कोई स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं, इसको नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी और स्टेट में ये डॉक्यूमेंट देने वाले हो तो ही आपको इसकी नोटरी की ज़रूरत है. अगर आप आपके एरिया में हो, इफ़ यू आर इन बॉम्बे एंड यू आर सबमिटिंग दिस इन बॉम्बे, यू डोंट रिक्वायर दिस टू बी नोटराइज. बट इफ़ योर मैटर इज़ इन दिल्ली एंड यू आर इन बॉम्बे and you cannot go there, then you have to notarize this and then send it through the courier to your lawyer and he can then produce this in the court. So this is basically a draft. I so and so designation or resident of so and so certify about this. I say that I manage CCTV system of so and so company. My response includes maintaining, troubleshooting and overlooking operation of CCTV. ये जो हमने सेक्शन पहले देखा था स्क्रीन पे, उसका ही नॉर्मल इंग्लिश लेमन लैंग्वेज वर्डिंग है कि मैं इस सिस्टम ऑपरेशन को कर रहा था. इट इज़ माई ड्यूटी इज़ टू मैनेज द CCTV for this company on account of the contract between us, and that's how I am using it to produce this record. I say I was called by the company manager to take backup of CCTV for so and so date. The video was about DVR model so and so. It was captured either in the pen drive or a CD or a DVD, whatever it may be. I say that as per the procedure, by using software I copied the so which software was used to copy the recording, that also has to be mentioned here. The DVR was used to take copy of CCTV because the DVR has a capacity of 7 days. कई बार कोई DVR 2 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का स्टोरेज होता है, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा. I have the access to this system under contractual obligation in normal business pen drive. I say that during this period it was working properly. Above mentioned processor the C was working normally, there was no issue. फिर उसका serial number, file, hash, ये सर्टिफिकेट. फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आई सर्टिफाई दैट इट इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू give a affidavit on oath that this is the document which is created by me, which is shared by me. So basically 65B is required whenever there is